नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, रिसेंटली हमने दुनिया भर के कई बड़े ऑपरेशंस की बात करी, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशंस हो, चाहे वो इंटेलिजेंस कोवर्ट ऑपरेशंस हो, चाहे वो साइंटिफिक डेवलपमेंट के ऑपरेशंस हो। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन बेबीलोन या ऑपरेशन ओपेरा की। दोनों एक ही ऑपरेशन के अलग अलग नाम हैं। इस ऑपरेशन के दौरान इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर इजरायली एयरफोर्स ने किस तरीके से इराकी न्यूक्लियर रिएक्टर को पूरी तरह से तबाह किया साल 1981 में। उस दौर में जब ईरान और इराक आपस में युद्ध कर रहे थे, उस समय इन्होंने सद्दाम हुसैन के न्यूक्लियर रिएक्टर को अपनी एयरफोर्स के बॉम्बार्डमेंट से तबाह कर दिया था। क्यों किया था, पूरा ऑपरेशन किस तरह से किया गया था, इसकी हम बात करेंगे। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मोसाद की कहानियां तो आपने सुनी हैं, आपको पता भी होगा कि किस तरह से मोसाद अपने दुश्मन देशों के चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद भी इजराइल को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इस मोसाद को और इजराइल को अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा उन्होंने इसका पक्ष लिया है। लेकिन इस ऑपरेशन बेबीलोन या ऑपरेशन ओपेरा के दौरान वेस्टर्न कंट्रीज ने भी इजराइल को दरकिनार कर दिया और इसके एक्शंस को यहां पे क्रिटिसाइज किया। उन्होंने इराक का पक्ष लिया। ऐसा क्या हुआ था और ऐसी क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी, इसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये व्यक्ति कौन है? ये है सद्दाम हुसैन। इसके बारे में भी हम कई सारे वीडियोस पढ़ चुके हैं। इराक ईरान वॉर पढ़ा हमने, इराक गल्फ वॉर पढ़ा हमने, इराक वॉर जो आगे चल के जब इसको पकड़ लिया था अमेरिका ने, उसको भी हमने पढ़ा 2004 से लेके जो चला था 2011 तक, सारे हमने इनके बारे में पढ़ा है। तो उन वीडियोस को भी आप देखिएगा। लेकिन अभी हम इस सिचुएशन की बात करते हैं कि कैसे ये सिचुएशन क्रिएट हुई और क्या था ये ऑपरेशन ओपेरा या बेबीलोन। तो ये आप मिडिल ईस्ट का मैप देख रहे हैं, यहां पे आपको दिख रहा है इजराइल। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और इसकी एयरफोर्स ने ऑपरेशन किया था। कहां पे किया था? इराक में किया था। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। और बगदाद से सिर्फ 17 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसका नाम था ओसिराक। ओसिराक के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर था, जो इराकी गवर्नमेंट फ्रांस की सरकार के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पे अपने पीसफुल कॉजेस के लिए डेवलप कर रही थी अपने न्यूक्लियर रिएक्टर को। न्यूक्लियर जो प्रोग्राम होता है किसी भी देश का, वो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन बनाने के काम नहीं आता है। आप जानते हैं कि न्यूक्लियर का इस्तेमाल दो तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे उससे एनर्जी प्रोड्यूस करें, आप बहुत अच्छी एनर्जी वहां से प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएं। तो आपकी चॉइस है, कोई भी आदमी उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहता है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले देश तो दुनिया भर में गिनती के हैं, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर बना के एनर्जी के तौर पे उसको इस्तेमाल करने वाले दुनिया में बहुत सारे देश हैं। लेकिन उस समय जब ये न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा था तो इजराइल को ऐसा लगा कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब भी बन सकता है और ये हमारे हितों के लिए खराब है। इसीलिए इन्होंने प्री एम्प्टेटिव स्ट्राइक ही कर दी। प्री एम्प्टेटिव स्ट्राइक का मतलब होता है कि हम पर कोई हमला करे उससे पहले उसी को तबाह कर दो। ये इनकी एक पॉलिसी थी। इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ बिगिन डॉक्ट्रिन। बिगिन इनका प्रधानमंत्री था इजराइल का, उसकी डॉक्ट्रिन को ही ये बिगिन डॉक्ट्रिन कहा जाता है। ये हुआ था। और ये जो सरप्राइज एयर स्ट्राइक थी जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर पे हुई थी, जो अनफिनिश्ड न्यूक्लियर रिएक्टर था, ये हुई थी 7 जून 1981 को। इजरायली खुफिया एजेंसी की इंटेलिजेंस थी, इंटेलिजेंस दे रहा था यहाँ पे मोसाद बेसिकली, कि किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देना है, वो लीड कर रहा था। और इजराइल की जो सुपीरियर एयरफोर्स है उसने इसको अंजाम दिया था अपनी F-16 विमान के जरिए। तो ये इन्होंने किया था। मोसाद की इंटेलिजेंस गैदरिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल था। ऑब्वियसली मोसाद के ऑपरेशंस हम कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, उसकी बात भी मैं इसलिए बार बार कर रहा हूं। मोसाद किस तरह से काम करता है उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसके ऊपर और भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो उनको भी आप जरूर देखिएगा। इस ऑपरेशन बेबीलोन से पहले एक और ऑपरेशन किया गया था ईरान के द्वारा। ईरान और इराक के बीच में आप जानते होंगे साल 1980 से 88 के बीच में वॉर चल रहा था। ईरान इराक वॉर उसको कहा जाता है। थोड़ी बात मैं उसकी करूंगा आगे, हालांकि उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। तो उसी दौरान ईरान ने इराक के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन और चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन स्कॉर्च स्वॉर्ड। इस स्कॉर्च स्वॉर्ड ऑपरेशन के दौरान ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर था, ये कुछ हद तक तो डिस्टर्ब हो गया था, डैमेज हो गया था। और यहाँ से फ्रेंच टेक्नीशियंस जो हैं वो एक बार के लिए यहाँ से चले भी गए थे, लेकिन वो वापस आए, इस पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर को फिर से रिपेयर किया और फिर से ये काम करने लग गए। इसी की वजह से यहाँ पे इजराइल ने अपना खुद का ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम ऑपरेशन बेबीलोन या ऑपरेशन ओपेरा रखा। ऑपरेशन ओपेरा इसको ज्यादा
सामान्यतः बोला जाता है ऑपरेशन बेबीलोन इसका अल्टरनेटिव नाम था। मैंने अल्टरनेटिव नाम का इस्तेमाल कर लिया, कोई आपको बार बार ऑपरेशन ओपेरा बोल देगा। इसी दौरान इन्होंने ये एक स्टेटमेंट सा ही दे दिया कि किस तरह से इन्होंने इराक के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जिस तरह से डिस्ट्रॉय किया ना, उससे इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया और अपनी एक नई डॉक्ट्रिन स्टैब्लिश करी जिसका नाम है द बिगिन डॉक्ट्रिन। ये इजराइल की डॉक्ट्रिन है, इजराइल की एक मानसिकता है जिसमें उनके प्रधानमंत्री बिगिन जिनका नाम था उसके नाम पे ही ये डॉक्ट्रिन रखी, जिसका यही मकसद था कि कोई भी हम पे आक्रमण करने की कंडीशन में आए उससे पहले ही उसके ऊपर आक्रमण कर दो और उसको तबाह कर दो। इसी तरीके से हम इजराइल को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। हालांकि ये बहुत ऑफेंसिव अप्रोच है, लेकिन ये ही इनकी अप्रोच है। इसी तरीके से इजराइल और इजराइल की एजेंसियां काम करती हैं, उनकी आर्मी भी इस तरह से काम करती है, तभी वो सफलतापूर्वक अपने आप को मिडिल ईस्ट के अंदर प्रोटेक्ट कर पाए हैं। ये भी एक सच है। तो ये सब कुछ हुआ, लेकिन उससे पहले तो इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप हुआ होगा ना, वो कैसे डेवलप हुआ उसकी भी बात करते हैं। तो 1960 से 70 के दशक में इराक ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टैब्लिश कर लिया। अभी वो पूरी तरह से अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था, इसलिए उसने अलग अलग देशों के जो न्यूक्लियर प्रोग्रामर के जो साइंटिस्ट थे और उनकी जो एजेंसियां थी उनसे बात करी। उन्होंने इटली से बात करी, उन्होंने फ्रांस से बात करी, उनको बार बार कन्विंस करने की कोशिश करी कि हमें कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर दे दो। शुरुआत में तो दी नहीं, लेकिन अंततः फ्रांस की जो सरकार है वो मान गई और ओरिसिस क्लास का एक रिसर्च रिएक्टर जो है इनको दे दिया, इराक को दे दिया। और इराक में अब हुकूमत आ रही थी किसकी? सद्दाम हुसैन की। सद्दाम हुसैन आ गया। सद्दाम हुसैन थोड़ा सा खतरनाक प्रवर्तिक आदमी था, डिक्टेटोरियल प्रवर्तिक आदमी था। उसके दौर में क्या क्या हुआ उससे बाकी लोगों को थोड़ा डर भी लग रहा था, इसके आसपास के देशों को। लेकिन ये जो रिएक्टर बना रहा था इराक और फ्रांस एक आपस में मिलकर, इसमें डील ये हुई थी कि ये जो रिएक्टर बनेगा ये सिर्फ पीसफुल साइंटिफिक रिसर्च के नाम के लिए और इसके इंटेंट से बनाया जाएगा। इसका इस्तेमाल कभी भी वेपन के लिए नहीं किया जाएगा, कभी भी मिलिट्री यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो भी रिसर्च होगी उसका, ये दोनों के बीच में समझौता था, फ्रांस और इराक के बीच में। ठीक है। और दूसरी तरफ इराक जो है वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का भी मेंबर था, उसका सिग्नेटरी था, उसने साइन किया था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट नहीं करेगा। और ये जो ट्रीटी है ये काफी पहले से चलती आ रही थी, कोल्ड वॉर में चल रही थी ये ट्रीटी, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंदर, इसके अंदर सेफगार्ड्स के अंदर साइन होते हैं। बार बार आपके देश के अंदर IAEA के जो हैं मेंबर्स आते हैं, वो चेक करते हैं कि आप न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल पीसफुल कॉन्सेप्ट के लिए कर रहे हो ना, पीसफुल कॉज के लिए ही कर रहे हो ना। तो इस चीज का मेंबर था इराक। इसी वजह से इराक को दुनिया भर से न्यूक्लियर फ्यूल भी मिल पा रहा था। यूरेनियम और प्लूटोनियम जो है वो वरना मिलता ही नहीं अगर ये सिग्नेचर नहीं करता तो ये बेसिकली बात थी। इराक तो अपने सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रहा था, लेकिन इजराइल को इस बात का शक था कि हो सकता है इराक जो है कल को बदल जाए और यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम में अपनी न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ साथ वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी डेवलप कर ले। और ये काम चल रहा था 1974 से 77 के समय पे, जब येंसिक रैबिन की सरकार थी। यित्ज़हाक रैबिन जो है वो उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इन्होंने जो है ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच नहीं निभाई, लेकिन आगे चल के मेनाचेम बिगिन जो कि अगले प्रधानमंत्री बनते हैं साल 1977 में इजराइल के, ये थोड़े अग्रेसिव अप्रोच वाले होते हैं। इन्हीं के नाम पे वो द बिगिन डॉक्ट्रिन बनी, मेनाचेम बिगिन के नाम पे। उस समय इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर थे मोशे डयान। इन्होंने डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन करने की कोशिश करी फ्रांस के साथ, यूएसए के साथ, इटली के साथ और इराक के साथ, क्योंकि उस समय ईरान इराक वॉर चल रहा था। तो ये लोग जो है पार्टी थे, ये कहीं ना कहीं उस समय नेगोशिएशन कराने की स्थिति में थे, लेकिन नेगोशिएशन हुए नहीं, क्योंकि एक तरफ इजराइल चाहता था कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर पूरी तरह से बंद हो जाए और सद्दाम हुसैन ने ये कहा कि देखिए ऐसा है, ओसिराक जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसका हम इस्तेमाल सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए करते हैं, तो हम इस न्यूक्लियर रिएक्टर को बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे। ये बात हुई। उसके बाद जब न्यूक्लियर ऑप्शंस जो हैं इनका कोई मतलब निकला नहीं, इनको लगा कि हमें पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे सच में सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल सिर्फ पीसफुल कॉज के लिए होगा कि नहीं, कल को अचानक से बॉम्ब बन जाए, हमारे ऊपर दाग दे, हम तो एक बॉम्ब में खत्म है, इतना सा तो इजराइल है, और फिर कहेंगे हो गलती हो गई, IAEA से तो गलती हो गई, ऐसी चूक हो गई, ऐसा ये रिस्क लेना ही नहीं चाहते थे। तो इन्होंने क्या कहा कि 1979 के अंदर 79 के अंदर इजराइल के जो एजेंट थे उन्होंने सबसे पहले तो इस रिएक्टर के अंदर के कोर के अंदर कुछ बॉम्ब डाले,
बॉम्ब प्लांट कर दिए। हालांकि ये जो कोर है ये न्यूक्लियर रिएक्टर तक पहुंची नहीं थी, पहली की बात है। जो शिपमेंट के दौरान जो कोर भेजी जा रही थी फ्रांस से, उसके अंदर एक दो बॉम्ब से इसको उड़ा दिया और शिपमेंट्स को ही ये पहुंचने नहीं दे रहे थे कि कैसे भी करके इसको डेवलपमेंट जो है उसको स्लो डाउन कर दिया जाए, इसका प्रोसेस स्लो कर दिया जाए। तो ये ओसिराग जो रिएक्टर है अप्रैल 1979 में एक बार के लिए सैबोटेज कर दिया था इजरायली मोसाद के एजेंटों ने। उसके अलावा इन्होंने उसका जो साइंटिस्ट था, एक इजिप्शियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट था जो कि मदद कर रहा था इराक की, जिसका नाम था याहया अल मशद, इसकी भी हत्या कर दी, इसको भी मार दिया। तो इस तरह से ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो थोड़ी टाइम के लिए स्लो डाउन हो गया। उसके बाद आप जानते हैं कि 1979 में एक बड़ी घटना होती है, सबसे बड़ी घटना होती है। क्या घटना होती है, देखिए बात बताता हूं आपको। 1979 में यही बता देते हैं। 1979 के अंदर क्या होता है, ईरानियन रिवॉल्यूशन होता है। ईरानियन रिवॉल्यूशन होता है। ईरान जो देश है, आज का ईरान जिसको आप देखते हैं, यहां पे पहले शाह की हुकूमत होती है। शाह जो है उस शाह को हटा के एक तख्ता पलट होता है और तख्ता पलट के बाद ये आदमी खुमैनी जो है ये सत्ता में आ जाता है और दुनिया में पहली बार एक ऐसा देश बनता है जो कि थियोक्रेटिक होता है, जहां पे धार्मिक सत्ता चलती है। ईरान ऐसा देश होता है, शिया हुकूमत वाला देश बनता है। ये देश जब बन जाता है उसके बाद, इससे पहले जो ईरान था 1979 से पहले, 79 से पहले, वहां पे अमेरिका, इजराइल, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप के जो यूके वगैरह के जो देश थे, यूके वगैरह थे, ये सारे देशों की चलती थी ईरान के अंदर। ईरान का जो शाह था वो उनका पपेट था, उनका ही एक तरह से चमचा था। लेकिन उसके बाद वो हट गया और ये आदमी सत्ता में आया। उसके बाद अमेरिका के रिश्ते जो है ईरान के साथ बहुत ज्यादा खराब हो गए। ईरान के रिश्ते तब से ही खराब ही चल रहे हैं अमेरिका के साथ। बीच में कुछ कुछ चीजें हुई हैं ठीक, लेकिन वो तो जख्म के ऊपर बैंडेज लगाने जैसा सा काम हुआ है, कोई बड़ा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो ईरान के साथ रिश्ते खराब हो गए। वो दूसरी तरफ ये आदमी खुमैनी जो है, जो कि एक शिया मुस्लिम था, और दूसरी तरफ इराक के अंदर जो डिक्टेटर था सद्दाम हुसैन, ये एक सुन्नी मुस्लिम था। ये दोनों की विचारधाराएं मिलती नहीं थी। ये बार बार ऐसा कहता था जिस तरीके की क्रांति ईरान में हुई उस तरीके की क्रांति इराक में भी होगी और वहां के सभी शिया मुस्लिम्स को सद्दाम हुसैन के खिलाफ हथियार उठा लेना चाहिए, ये सब चीजें करनी चाहिए। इस चीज से ये आदमी जो है गुस्सा हो गया, इसने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ये अटैक हुआ 1980 में। यहाँ पे जो लड़ाई हुई ईरान और इराक के बीच में, इसकी मैं पूरी कहानी आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर मैं बता देता हूं। इसके दौरान ही क्या होता है कि ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यहां पे इजराइल का दुश्मन कौन है, ये है एनिमी। तो इजराइल का दुश्मन जो है खुमैनी, ये एक्चुअल में तो इजराइल का भी दुश्मन है, लेकिन ये जो है इस समय इजराइल के साथ हाथ मिला लेता है और ये हाथ मिला के ये कहता है कि सद्दाम हुसैन के साथ तो अभी लड़ाई चल रही है ना, तुम्हारे साथ तो बाद में चल लेंगे, वो वाली बात है। तो अभी हम क्या करें, इराक यानी सद्दाम हुसैन के न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। उसी दौरान ये साथ में मिलकर काम करते हैं। सोचिए, ईरान और इजराइल साथ में मिलकर काम कर रहे थे, ये चीजें हुई। उसी दौरान इराक ने और इराक के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई के दौरान इन्होंने क्या किया कि साल 1980 में ये ऑपरेशन स्कोर्ड भी चलाया। स्कोर्ड इसकी बात मैं पहले आपसे कर चुका हूं। ये 30 सितंबर 1980 को हुआ था, जिसमें इन्होंने इजरायली न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह करने के लिए एक प्रिवेंटिव स्ट्राइक करी थी। लेकिन ये जो स्ट्राइक करी थी एक्चुअल में सही उसके ऊपर नहीं करी थी, जहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर था उसकी कोर के ऊपर नहीं किया था। इनको ये डर था कहीं ना कहीं कि भाई ये न्यूक्लियर रिएक्टर अगर ऑपरेटिव हो चुका हो और यहाँ पे न्यूक्लियर फील हो और उसके ऊपर अटैक कर दें तो कितना बड़ा केओस हो सकता है, कितना बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकता है। पूरे क्षेत्र में एक तरह से न्यूक्लियर वो हो सकती हैं, पूरी की पूरी रेडिएशंस फैल सकती हैं और दुनिया के अंदर यहाँ पे पूरे मिडिल ईस्ट में त्रासदी आ सकती है। इसलिए इन्होंने यहाँ पे किया नहीं, इन्होंने साइड वाले टारगेट्स को हिट किया, बिल्डिंग्स को तबाह किया और उसके बाद धीरे धीरे करके एक बार के लिए तो तबाह हो गया था, लेकिन बाद में इसको रीडेवलप कर लिया गया। ये सब चीजें हुई। उसके बाद ईरान जो है और इराक और फ्रांस ने इसको रीडेवलप कर लिया। ये सब चीजें हो रही थी। उसके बाद आगे क्या होता है, ईरान इराक वॉर चल रहा है। उसके बाद इस ईरान इराक वॉर के दौरान ही दोनों जो देश है, इजराइल और ईरान जो है एक दूसरे के साथ सब कुछ समझौते करते हैं और एक ऑपरेशन करते हैं, साथ में एक कोवर्ट ऑपरेशन चलाते हैं, इंटेलिजेंस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ कि इराक के अंदर कहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, और इसका फायदा होता है इजराइल को, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को।
अब बेसिकली यह ऑपरेशन प्लानिंग करनी थी, ऑपरेशन ओपेरा, ऑपरेशन बेबीलोन कैसे करा जाएगा, उसके लिए पूरी चीजें ध्यान में रखनी होंगी कि कहाँ पे तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर है, कहाँ पे अटैक करना है, कितने बॉम्ब डालने हैं, डालेंगे तो कैसे जाएंगे, किस तरह से उनके एयरफोर्स स्पेस में घुसेंगे, क्योंकि इराक की उस समय की आर्मी भी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत अच्छी उनकी एयरफोर्स भी थी। तो ये जो डिस्टेंस थी इजराइल की और इस न्यूक्लियर रिएक्टर की, ये तकरीबन 1600 किलोमीटर थी। अगर आप देखें ऑपरेशन प्लानिंग के अंदर मैं आपको दिखाऊं, ये जो डिस्टेंस थी ओडिसिस की, ये 1600 किलोमीटर थी। और 1600 किलोमीटर जाने के लिए इनको सऊदी अरब का एयर स्पेस यहाँ पे करना पड़ सकता है, जॉर्डन का इनको जो है एयर स्पेस है उसको वायलेट करना पड़ सकता है। किसी देश से बिना परमिशन लिए आप किसी दूसरे देश में घुस नहीं सकते ऐसे, लेकिन इनको तो घुसना था क्योंकि ये ऑपरेशन ही सीक्रेट था। तो जॉर्डन और सऊदी अरब के एयर स्पेस को ये वायलेट करके वहां पे घुसने वाले थे। और दूसरा इनका ये था कि हमें ये भी देखना है कि कहाँ पे है और कितने एरिया में फैला हुआ है, कहाँ पे हमें पिन पॉइंट अगर स्ट्राइक करनी है तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। दूसरी बात, इजराइल के अंदर आंतरिक जो पॉलिटिक्स हो रही थी उसमें यह भी पता करना था कि इनकी पार्लियामेंट इनको जल्दी से जल्दी परमिशन दे, क्योंकि मोसाद ने ये बता दिया था कि 1981 के जून महीने तक ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ये ऑपरेशनल हो जाएगा, तब तक ये पूरा स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आप अटैक करते रहना। ये बात इन्होंने कही थी। तो अक्टूबर 1980 के अंदर इजराइल की कैबिनेट के अंदर एक वोटिंग हुई जिसमें 10 और 6 की वोटिंग से इस ऑपरेशन को कैरी फॉरवर्ड करने की परमिशन मिल गई कि आप ऑपरेशन कर दो, आप लॉन्च कर दो, अटैक कर दो इराक के ऊपर और हमारे हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दो। ये बात हो गई थी। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि इनको चाहिए था इंटेलिजेंस गैदरिंग चाहिए थी, पिक्चर्स चाहिए थी, लेआउट चाहिए था कि प्लांट कैसा बना हुआ है, कहां पे क्या क्या हो रहा है। इसके लिए इनको ईरान की मदद की जरूरत थी। ईरान के साथ तो उस समय आप जानते हैं कि लड़ाई चल रही थी इराक की, तो ईरान जो है अपनी एयरफोर्स को वहां पे भेजता था, तो वो तस्वीरें इनको भेज सकता था, एक प्रॉपर तरीके से इनको इंटेल प्रोवाइड कर सकता था। और उस समय इजराइल की जो पायलट टीम्स थी वो A4 स्काई हॉक एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रही थी प्रैक्टिस के लिए, मेडिटेरियन में रेड के लिए कि किस तरह से हमें वहां पे जाके अटैक करना है। हालांकि इनको यूज तो F-16S करना था, लेकिन इनको प्रैक्टिस के लिए A4 मिला हुआ था। और सोचिए कितना डेस्परेट थे इसको ये ऑपरेशन को पूरी तरह से सक्सेसफुल करने के लिए कि इजरायली प्रधानमंत्री बिगिन ने एक बिल्डिंग बनवाई, फुल स्केल मॉडल की बिल्डिंग बनवाई। वो उसी तरीके की बिल्डिंग बनाई गई जिस तरीके की इराकी रिएक्टर की बिल्डिंग थी, और उसके ऊपर अभ्यास किया गया इजरायली पायलट्स के द्वारा ताकि वो उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट कर सके, एक सटीक निशाना लगा सके। और इस प्रैक्टिस के दौरान भी 3 इजरायली पायलट्स की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट के दौरान। तो इस तरीके से इन्होंने तैयारी करी थी कि हम जब वहां पे अटैक करें, वहां पे उसको डिस्ट्रॉय करें न्यूक्लियर रिएक्टर को, तो कोई संभावना ना बचे उसका ठीक रहने की। ये चीज हुई। उसके बाद क्या होता है, ऑपरेशन प्लानिंग का ही ये हिस्सा था कि अप्रैल 1981 में 4 अप्रैल को ईरान की एयरफोर्स ने एक बड़ा अटैक इराक के H-3 एयरबेस के ऊपर लॉन्च किया, ध्यान भटकाने के लिए बेसिकली, और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, और उस न्यूक्लियर रिएक्टर की तस्वीरों को खींचने के लिए, उसका लेआउट निकालने के लिए किया, ताकि इराक का पूरा ध्यान जो है वो ईरान की एयरफोर्स की अटैक के ऊपर रहे। और उसी दौरान जो है ईरान जो है कुछ तो इंफॉर्मेशन ईरान निकाल ले और कुछ इंफॉर्मेशन जो है मोसाद निकाल ले। और मोसाद का एक लक्ष्य ये भी था कि देखिए सद्दाम हुसैन ने अपनी आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है, कल को अगर हम अटैक करने जाएं और इराक की जो एयरफोर्स है वो हमें रिटेलिएट करे, हमारे ऊपर ऑफेंसिव अटैक कर दे, तो हमें उससे भी लड़ना पड़ेगा। तो उसकी इराक की जो एयरफोर्स है उसको भी कमजोर करना था। और ये जो ऑपरेशन हुआ, ये जो एक्शन हुआ, ये जो हमला हुआ ईरान के द्वारा, इससे इनकी एयरफोर्स भी कहीं ना कहीं थोड़ी वीक होती है। इसलिए इन्होंने ये इनको काम दिया कि ईरान को कहा कि आप तो अटैक करो, पहले 4 दिन पहले अटैक कर दो, 3 दिन पहले 4 तारीख को, और फिर उसके बाद हम करेंगे। तो ये एक्चुअल में 3-4 दिन पहले नहीं, ये अप्रैल महीने में हुआ था, 2 महीने पहले, सॉरी। तो 2 महीने पहले ये जो ऑपरेशन हुआ था, ये जो अटैक किया गया था ईरान के द्वारा इराक के अंदर, उसकी वजह से इनको सारी इंटेलिजेंस गैदरिंग मिली। और फाइनली 7 जून 1981 को दोपहर में 3:55 तकरीबन 4 बजे इस ऑपरेशन को इनिशिएट किया गया। उस समय जो एल्टिजरोन एयरबेस था, यहां से प्लेन निकले, इनके इजराइल से निकले, जॉर्डियन और सऊदी अरब के एयर स्पेस को इन्होंने निकल के वहां से वो उसके से ऊपर से निकल गए। उनको पता तो चल गया लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। बेसिकली ये चीज है कि उस समय जो हुसैन थे, किंग हुसैन जो थे जॉर्डन के,
वो घर पे थे नहीं, वो वोकेशन पे गए हुए थे गल्फ में, लेकिन उनको पता चल गया था कि उनके एयर स्पेस से इजरायली एयरफोर्स निकली है। उन्होंने तुरंत गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू जिस तरह से भी वो मैसेज भेज सकते थे इराकियों को, उन्होंने मैसेज संदेश भेजने की कोशिश करी, लेकिन कम्युनिकेशन फेलियर की वजह से वो मैसेज नहीं भेज पाए और इराक को पता नहीं चला कि उनके देश के ऊपर अब क्या करने वाला है इजराइल, किस तरीके का एक्शन करने वाला है। तो बेसिकली ओसीराक तक ये पहुंच गए, इनको कोई भी पकड़ नहीं पाया, ना ये रडार में पकड़े गए और तुरंत ही वहां पे पहुंच गए। शाम को 6:35 पर तकरीबन 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे थे ओसीराक से। उस समय से F-16 ने अपने एम्स को टारगेट करना शुरू कर दिया कि किस तरीके से उनको कहां कहां पे निशाना लगाना है। तकरीबन 1000 मीटर की ऊंचाई से 3600 फीट की ऊंचाई से इन्होंने तकरीबन 84 बॉम्ब जो हैं वो यहाँ पे डाले। हर 5 सेकंड में ये यहाँ पे इंटरवल पे धमाधम बॉम्ब डाल रहे थे और उसमें से लगभग 16 जो बॉम्ब हैं, 8 बॉम्ब जो हैं 16 में से जो उसमें से किए, तो वो जो हैं यहाँ पे जाके हिट किए रिएक्टर पे और रिएक्टर जो है पूरी तरह से तबाह हो गया। आसपास का एरिया भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज हो गया और उसके बाद लगभग 2 मिनट में ये काम करके तुरंत इजराइल की जो एयरफोर्स है वहां से निकली, भागी और अपने देश को पहुंच गई। अब ये जो है न्यूक्लियर रिएक्टर जो है पूरी तरह से तबाह हो गया, इनका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो गया। दुनिया से इनको किस तरीके की उम्मीद थी कि अब क्या रिएक्ट करेगा, ओब्वियसली इराक तो इनका विरोध ही करेगा, लेकिन इनको उम्मीद थी कि क्या पता अमेरिका, यूके, ये देश जो है वो हमारे पक्ष में बोले, इजराइल के पक्ष में, और ये कहीं हमेशा की तरह कि इजराइल ने अपने अस्तित्व की लड़ाई के दौरान और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय आप जानते हैं कि ये जो ईरान और इराक का वॉर चल रहा था, उस समय ईरान के खिलाफ था अमेरिका, इराक को सपोर्ट कर रहा था। हालांकि ये ज्यादा लंबे समय तक चीजें चली नहीं, लेकिन उस समय ये जो चीजें हुई, ईरान के साथ मिलकर इजराइल ने जिस मिशन को अंजाम दिया, उससे अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज था और अमेरिका ने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया, यूके ने क्रिटिसाइज किया, फ्रांस ने क्रिटिसाइज किया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक यूनिनेमसली एक वोटिंग हुई जिसमें यह कहा गया कि भाई इजराइल ने एक क्लियर वायलेशन किया है चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड द नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल कंडक्ट का। किसी दूसरे देश के अंदर जाके बिना फालतू में एक अटैक किया, उसके एयर स्पेस को वायलेट किया, उसके ऊपर एक हमला किया जिसको बिल्कुल स्वीकारित नहीं किया जाएगा। और इराक जो है उसको ये कहा कि इराक तो अपने सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, वो साइंटिफिक डेवलपमेंट के नाम के लिए, साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अगर न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहा है, तो इससे तुम्हें क्या इश्यू है। अगर वो न्यूक्लियर वेपन बनाता तो अलग बात थी, लेकिन अगर आपको कोई इश्यू है, आपको लगता है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, तो IAEA के जो सेफगार्ड्स नॉर्म्स की जो टीम वहां पे जाती है, आप भी जाके चेक कर लो। आपने सीधा अटैक कैसे कर दिया इजराइल को। एक बात, ये बात कही, ये बात ठीक भी है, इजराइल का ये जो अटैक है इसको इजराइल अपने हिसाब से जस्टिफाई कर सकता है, लेकिन इजराइल का ये जस्टिफिकेशन तो है नहीं क्योंकि वहां पे कोई न्यूक्लियर वेपन था नहीं। फिर भी आप किसी देश के अंदर अगर कोई एनर्जी प्रोडक्शन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है तो उसको कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये सब चीजें यहाँ पे कही गई। उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने तो ये तक कह दिया था कि F-16 एयरक्राफ्ट को भी इजराइल को कोई नहीं बेचेगा, नहीं बेचेंगे हम, ये इसकी डिलीवरी जो है 4 और बेचने वाला था अमेरिका, उसको सस्पेंड कर दिया, तो ब्लॉक कर दिया। ये सारी चीजें यहाँ पे हुई। उसके बाद जो है सस्पेंशन धीरे धीरे करके हटाए गए। हालांकि कई बार ये चीजें हुई बातचीत की क्या इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं, इजराइल को पैसा देना पड़ेगा उस न्यूक्लियर रिएक्टर का जो नुकसान हुआ है इराक को, लेकिन वो सब चीजें जो है थोड़ी धुंधली पड़ गई क्योंकि साल 1990-91 के अंदर एक और वॉर हो गया था जिसको गल्फ वॉर कहा जाता है, जिसमें सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया था। वो जो चीजें हुई थी उसकी वजह से चीजें जो है धीरे धीरे करके आगे चली गई। इराक ने ये उस समय रिएक्ट किया कि देखिए ये जो इजराइल ने हमारे ऊपर अटैक किया है न्यूक्लियर वेपन्स का नाम लेके, ये तो अपने आप को पोजीशन को छुपाने के लिए ये कवर कर रहा है। इजराइल तो खुद न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है और हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है और हमारी सॉवरेनिटी को, हमारे देश की सीमा को लांघ के हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। ये बहुत गलत है। जिसको हमने जिस टेक्निक का इस्तेमाल हमने सिर्फ टेक्निकल नॉलेज और साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए किया, उसका इजराइल को ये बात भी नहीं जमती, ये गलत बात है। फ्रांस ने कहा कि देखिए हम तो इस प्रोजेक्ट के अंदर खुद शामिल थे और हमारे तो एग्रीमेंट्स थे इराक के साथ कि हम इसका मिलिट्री यूज करेंगे नहीं, सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई ऐसी एक्टिविटी थी नहीं।
इजराइल का एक्शन बहुत गलत है। यूनाइटेड किंगडम ने भी ये कहा कि हमें बिल्कुल इस चीज़ का भरोसा नहीं है। ये इराक के पास अभी इतनी कैपेसिटी भी है कि वो एक फ्यूजनेबल मटेरियल बना सके, एक न्यूक्लियर हथियार बना सके। तो ये जो एक्शन लिया गया है इजराइल के द्वारा, ये बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना ढंग से और बहुत ही ज़्यादा अर्ली स्टेज में बहुत बिना सोचे समझे लिया गया डिसीजन है। ये सब चीज़ें हुई, तब ये है कि इजराइल को दबाव बना इजराइल के ऊपर। इजराइल थोड़ा सा शर्मिंदा तो यहाँ पे हुआ होगा, हालांकि उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, वो यहाँ पे चुप रहे कुछ समय के लिए, वो चुप ही रहना उनके लिए सही था। तो उसके दौरान क्या होता है, उसके बाद आफ्टरमैथ क्या होता है? आफ्टरमैथ ये है कि जब ये अटैक किया गया था तो 10 तो इराकी सोल्जर मारे गए थे और एक फ्रेंच सिविलियन भी इसमें मारा गया था इस अटैक के दौरान। इस फ्रेंच इंजीनियर का नाम था डेमियन क्लॉडियस पिएड। ये 25 साल का एक लड़का था जो कि यहाँ पे एम्प्लॉयड था, यहाँ पे रहता था ये, और उसको जब मार दिया गया, वो मारा गया इसके अंदर, तो इसराइल ने यहाँ पे 1981 में उसको रीइंस्टीट्यूट करने के लिए उसकी फैमिली को पैसा भी देने की एग्री हुआ इजराइल। तो बेसिकली सोचिए, मोसाद का एक ऑपरेशन जिसके अंदर मारा गया एक व्यक्ति, उसको इजराइल पैसे दे रहा है, तो मान लीजिए कहीं ना कहीं उनकी गलती तो रही है, ये चीज़ें हुई हैं। और मोसाद के जो भी ऑपरेशन होते हैं कई बार उसके ऊपर सवालिया निशान उठते हैं, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि उनका जो काम करने का तरीका है, किस तरीके से वो काम करते हैं, अपने देश को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक बात है, ये बात ठीक है, करना चाहिए अपने देश को प्रोटेक्ट, लेकिन कई बार वो बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन करते हैं, किसी देश की सीमाओं के अंदर घुसते हैं उनको बिना बताए, और सिर्फ अपना हित देखते हैं, वो दूसरों की का क्या वॉल्यूशन हो रहा है इसको वो कभी नहीं सोचते। उसके बाद क्या होता है, इराक ने फिर से इसको रिबिल्ड करने की कोशिश करी, फ्रांस के साथ एग्रीमेंट किया कि हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, इस न्यूक्लियर रिएक्टर को। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ईरान इराक वॉर के दौरान इनके पास पैसा खत्म हो जाता है, बहुत पैसे लग जाते हैं, ईरान इराक वॉर में बैंकक्रप्ट हो जाता है एक तरह से इराक भी। तो उसी दौरान निगोशिएशन ब्रेक डाउन हो जाता है और 1984 में फ्रांस विड्रॉ कर लेता है इस प्रोजेक्ट से। उसके बाद 1991 में जब पर्शियन गल्फ वॉर होता है, फर्स्ट गल्फ वॉर जिसको कहा जाता है, इस गल्फ वॉर के दौरान जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो एयरफोर्स है उसने इस पूरी तरीके से इस न्यूक्लियर रिएक्टर का जो साइट थी उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। क्या हुआ था खाड़ी युद्ध में, गल्फ वॉर में, मैंने आपको बताया था कि सद्दाम हुसैन ने कुवैत के पहले तो क्या बोलते हैं बहुत बड़ा लोन ले लिया, फिर लोन देने से मना कर दिया, फिर कुवैत के ऊपर ही अटैक कर दिया। और उस समय अमेरिका को ये पता चल गया था कि सद्दाम हुसैन अपने ज़्यादा पैर फंसार रहा है, तो अमेरिका जो है यहाँ पे आ गया मिडिल ईस्ट में, और उसने अपना दबदबा बढ़ाने के लिए यहाँ पे सद्दाम हुसैन के ऊपर अटैक कर दिया। और ये 1991 तक ये वॉर चला, सद्दाम हुसैन इसमें हार गया। उसके बाद आप जानते हैं कि अमेरिका का रुख बदल गया था पूरी तरीके से इराक को लेकर। जो अमेरिका पहले इराक का पक्ष ले रहा था, ईरान को पूरी तरह से डिस्क्रेडिट कर रहा था, अलग कर रहा था, वो ईरान से तो अभी भी दुश्मनी रख रहा था, ईरान से तो अभी भी उसके रिश्ते खराब थे, लेकिन उसने इराक को भी अपना दुश्मन बना रहे थे एक तरह से। सद्दाम हुसैन की वो लीडरशिप को हटाना चाहता था और अमेरिका चाहता था कि मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा बना रहे, सद्दाम हुसैन को कैसे भी उखाड़ के फेंका जाए, क्योंकि वो उस समय मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर और सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर था। उस आदमी को हटाने के लिए इन्होंने इसके अंदर एक तरह से गल्फ वॉर के अंदर तो इसको मार नहीं पाए, लेकिन उसके बाद 2003 से 2011 के बीच में एक और वॉर होता है जिसको इराक वॉर कहा जाता है, जिसमें इराक के ऊपर अमेरिका ने ये कहकर अटैक किया कि सद्दाम हुसैन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस का डेवलपमेंट कर रहा है, जो कि एक झूठ के ऊपर आधारित अटैक था। सद्दाम हुसैन एक बहुत ही खतरनाक डिक्टेटर था, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसने बहुत से लोगों को मरवाया है, बहुत से लोगों की उसने अधिकारों को छीना है, लेकिन इस आदमी के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या होते हैं? न्यूक्लियर वेपन हो गए, जैसे परमाणु हथियार हो गए, रासायनिक हथियार हो गए, बायोलॉजिकल वेपन हो गए। इस तरीके के वेपन्स का हवाला देकर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री उस समय के टोनी ब्लेयर, इन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम इराक को इन्वेड कर देंगे। इराक को इन्वेड किया, सद्दाम हुसैन को उसके बाद इन्होंने कैप्चर करके 2006 में फांसी दे दी। लेकिन इस इराक वॉर के दौरान ही अमेरिका का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये भी आता है, एक बार ऑफिशियल क्या, बिल क्लिंटन उस समय कहते हैं कि पहले 1981 में जिस तरीके से इजराइल ने इनके न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह किया था वो भी ठीक ही था, उसमें भी कोई गलत नहीं था। तो जो अमेरिका उस समय 1981 में उस चीज को, एक्शन को एक तरह से क्रिटिसाइज कर रहा था, बाद में इसका पक्ष ले रहा था। तो अमेरिका तो दुनिया का सबसे बड़ा हिपोक्रेट है ही, इसमें कोई दो राय है नहीं, आप सभी जानते हैं। लेकिन ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है कि किस तरह से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से इजरायली एयरफोर्स ने इराक के ओसीराक जो इनका न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको खत्म किया, उसको तबाह किया, जिसकी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने
एक तरह से भत्सना करी। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ नए हैं तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे वीडियोस की पीडीएफ और इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, जो आपको यूट्यूब पे मिल रहा है वो भी मिलेगा, लेकिन उसके अतिरिक्त आप अगर घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ कोर्सेज मिलेंगे, प्रीमियम कोर्सेज मिलेंगे बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस में, जहाँ पे आप इन कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, इनसे रिलेटेड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड टेस्ट दे सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से घर बैठे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, फिलोसॉफी और अभी बायोलॉजी के भी कुछ लेक्चर्स जो है वो अपलोड हो चुके हैं, तो उनको आप जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अब आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।